all students. In this video we shall going to learn the chapter number 4 of Vistars, The Enemy, written by Charles S. Burke. So in this story, it is a very long story of this विस्तार. सो ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, सबसे ज़्यादा लंबी स्टोरी है विस्तार में, इसलिए हम इसको शॉर्ट में एज ए समरी समझेंगे बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरी है, तो इसको हम कवर नहीं कर पाएंगे लाइन टू लाइन. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द एनिमी. बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर II. An American prisoner of war is washed ashore in dying state and is found at the doorstep of the Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? अब यहाँ पे जो बात की गई है वो डॉक्टर सदाव की बात की गई है. इट्स वॉल स्टोरी अबाउट डॉक्टर सदाव और उनकी जो ड्यूटी है एज ए डॉक्टर, क्या वो परफॉर्म करेंगे वो, या फिर उनकी जो कंट्री के अपनी कंट्री है उसके प्रति जो ड्यूटी है उसको वो फॉलो करेंगे. तो उनका जो ये कंफ्यूजन है यहाँ पे दिखाया है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. डॉक्टर सदाव Hawkins' house was built on the top of the Japanese fort where as little boy he had often played in. The low square stone house was set up upon the rocks where both the narrow beach that was outlined with bent pines, and boy Sadav has climbed the pines, supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the South Seas when they climbed for the coconuts. His father had taken him often to the island of those seas and never had the fate to say that to the little brave boy at his side. Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. Where shall we step from them? Sadav had asked seriously. Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on the what we make it. ना यहाँ पे सदाव की बात की है, उसकी जब वो छोटे थे उसकी बात की है, उसके हाउस की बात की है. उनका हाउस कहाँ पे है? दरिया के किनारे पे है. मीन्स कि उनका जहाँ घर है वो दरिया के किनारे है, और दरिया के किनारे की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है कि वहाँ पे जो दरिया का किनारा है, शिशोर है, वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पत्थर हैं, पाइन ट्रीज हैं. तो उनका जो हाउस है वो एकदम जो किनारे के थोड़े ऊपर है ताकि जो वाटर है उनके घर में ना जाए. उनका घर बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो पहाड़ के मीन्स के बिल्ड किया हुआ है पत्थर के ऊपर, और उनके फादर से उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और उनके फादर हमेशा उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें आइसलैंड ले जाते हैं. जापान की ये पूरी स्टोरी है, तो जापान में जितने भी आइलैंड हैं उनकी भी यहाँ पे बात की गई है. Sadav had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadav knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at the 30, and before his father died, he had seen Sadav become a famous not only surgeon but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render worm entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that old general might need an operation for the condition for which he was now being treated medically, and for this possibility, Sadav was being kept in Japan. अब इस पैरा में ये बात की है कि सदाव है, उसके पापा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है जैसे सबके पापा करते हैं. उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ सहा है. उनको एजुकेशन के लिए अमेरिका भेजा गया. जब वो वापस आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे. वो उनके फादर की जब डेथ हुई उससे पहले ही वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, तो उन्होंने अपना जो फादर का ड्रीम था वो पूरा किया था. और वो एक साइंटिस्ट भी थे. वो एक ऐसी मेडिसिन पे सर्च कर रहे थे, बना रहे थे कि वो जो
जो वाउंड हो घाव वो पूरी तरह से उसे क्लीन कर दे, मिटा दे। और उन्हें ट्रूप के साथ, यानी कि आर्मी के जो ट्रूप होता है वहाँ से सोल्जर्स होते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो वहाँ के सोल्जर्स को ज़रूरत होती है डॉक्टर की, उनके साथ सारे डॉक्टर जा रहे थे। तो हमारे जो सदाव है उनको नहीं भेजा गया था क्योंकि वो सर्च कर रहे थे मेडिसिन के ऊपर। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे जो एक जनरल थे उनको भी उनकी ज़रूरत थी उनके ऑपरेशन के लिए, उनकी सर्जरी के लिए, तो उसी के लिए सदाव वहीं पे रुके हुए थे। Could well rising from the ocean, now the unexpected warmth in the past few days had at night driven heavy fog from the cool waves. Sadao watched a mist high outline of a little island near the shore, and then come creeping up the beach below the house, within around the pines. In the few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. अब यहाँ पर उनकी फैमिली की बात की है कि वो अपने घर के पास खड़े थे, तभी उनकी वाइफ है हैना और उनके 2 चिल्ड्रंस हैं और वो अपनी बालकनी में खड़े रह के देख रहे थे। तब वो देखते हैं कि एक जो है एक पूरा सा क्लाउड्स है, बहुत ही ज़्यादा क्लाउड्स उनकी घर की ओर बढ़ रहे हैं और वो ओस के क्लाउड्स थे बहुत सारे जिसने आइसलैंड को पूरा ढक दिया था। हैना उनके पास आती है और उनके ऑलरेडी 2 चिल्ड्रंस होती हैं नाउ, बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनेड एंड दे लॉक्ड आउट एंड डार्क ब्लू वॉलिंग हॉरी ओवर द किमोनो एक जैपनीज जो ड्रेस है वो पहनते हैं वहाँ के लोग और हेरो मीन्स क्या होता है उसके ऊपर एक बेल्ट लगा हुआ होता है किमोनो के ऊपर। She came to him affectionately and put her arms through his as he stood, smiled and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was a Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered after whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way by chance of literally at the American professor house. The professor and his wife had been kind people unexamined to do something for their few foreign students, and the students' board had accepted this kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. अब यहाँ पर पास्ट की भी बात की है कि हैना से वो कैसे मिला था। जब वो हैना से मिला था तो वो इस बात के लिए श्योर था कि जब तक उसे ये पता नहीं चलता कि वो जैपनीज है तब तक उसे फॉल इन लव नहीं करना है हैना के साथ, क्योंकि उसके जैपनीज का एक ट्रेडिशन है कि वो जनरली अपनी रेस के साथ ही शादी करते हैं, मीन्स कि उनकी जाति के जो लोग होते हैं जैपनीज होते हैं उनके साथ ही मैरिज करते हैं। तो यहाँ पे वो श्योर होना चाहता था कि हैना वो जैपनीज है और फिर वो उसे शादी करेगा। और वो उसे फर्स्ट टाइम कहाँ मिला था तो प्रोफेसर के हाउस पे मिला था और प्रोफेसर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा काइंड थे और वो स्टूडेंट को जनरली बुलाते थे अपने घर पे फॉर अ मेल फॉर अ जनरल टॉक्स। नाउ ही फेल्ट हर हैंड और हिज आर्म and was aware of the pleasure it gave him. Even though they had been married enough to have the 2 children, for they had not married hurriedly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand. They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. यहाँ इस तरह में ये बात की है कि जब वो सदाऊ खड़ा था अपने बालकनी में, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो खड़ा था और तब वह जो हैना है उसके पास आती है, वो उसके हाथ में हाथ डाल के वहाँ पे खड़ी रहती है। देयर आर अ वेरी रोमांटिक मोमेंट बिटवीन देम। और फिर वहाँ से आगे चलते हैं तो उन्हें पता था कि वो वहाँ पे अमेरिका में मैरिज नहीं करेंगे। उन्होंने पूरी तरह से जैपनीज ट्रेडिशन में मैरिज की थी और उन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच के रखा था कि वो कैसे करेंगे। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was
was a man, he was a flood up out the ocean flood. It seems to his feet by breaker, his strength staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arm above his head. Then the cruel mist hit him again. Who is that? Hannah cried. She dropped Sadau's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they show him again. The man was on his hands and knees, crawling. Then they show him fell on his face and lying there. अब यहाँ पे बात की है इस तरह में कि जैसे वो दोनों बालकनी में अपनी वेरेंडा में खड़े थे और वो देख रहे थे दूर तक, जहाँ तक उनके ओशन है वहाँ पे देख रहे थे। और तभी वो क्या देखते हैं कि जो समुद्र है वो किसी को बाहर फेंकता है। वो एक मैन होता है और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। और हैना अचानक से पूछती है कि ये कौन है। तब वो चलते चलते गिर गया और फिर वो क्रॉल करने लगा। क्रॉल मीन्स क्या होता है? अपने हाथों और पैरों की मदद से चलना। और वो धीरे धीरे क्रॉल करके मीन्स के दोनों हाथों से और पैरों से चलने लगा था, रेंगने लगा था। इतनी बुरी हालत में था वो। A fisherman perhaps Sadao said, washed from his boat. He ran quickly down the step and behind him Hannah come her white slaves flying. A mile or two away on either side there were a fishing village, but there was only bare and lonely coast, dangerous with the rocks, the shores beyond the beach was speckled with the rocks. Somehow the man who had managed to come to there, he must be badly torn. They show when they come toward him that the need was so. The sand on one side of him had already a scent of red soaking throughout he is a wounded sound. So thou exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand, and old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in the wet rags and the garments. So thou stopped Hannah at his side and returned the man's hand. They stole the face. अब यहाँ पे जब वो पूछती है हिना कि ये कौन है, तब सदाऊ आंसर देता है कि शायद कोई फिशरमैन होगा। और वो जल्दी से जो अपनी बोट से गिर गया होगा, वो जल्दी से दोनों हैं वो नीचे उतरते हैं और उस जहाँ पे मैन होता है वहाँ पे जाते हैं। और वो दोनों देखते हैं कि वो जो आदमी है, वो जो मैन है, वो बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से घायल है। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई है और वो चलने के भी काबिल नहीं है, वो बेहोश होकर गिर चुका है। और फिर वो दोनों हैं, सदाऊ देखता है, वो डॉक्टर है तो उसे पता है कि कौन से घाव कहाँ कैसे लगे होते हैं, तो उसको पता है कि ये घाव लगे हुए हैं उसको बहुत ज़्यादा, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। तो वो उसका हाथ है अपने उसके हेड पे रख के उसको देखता है कि कौन है, मतलब यहाँ पे जो गिरा हुआ है वो मैन कौन है आइडेंटिफाई करने के लिए उसका हेड है उसे टर्न करता है। अ वाइट मैन है ना। अब वो कौन था? एक वाइट मैन था, अमेरिकन था। मीन्स के जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो जापान और अमेरिका वो दोनों दुश्मन थे, तो यहाँ पे वही चल कि वो एक वाइट मैन था। Yes, it was a white man. The black cap fell away and there was his wet yellow hair long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and a tortured face was the rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. Now Sadao remembered the wound and with his expert finger he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao showed that gone wound had been reopening. The flesh was blackened with the powder. Sometimes, not many days ago, the man had been shot
and had not been tended. It was bare chance that the rock had struck the ground. अब यहाँ पर इस पूरे जो वाइट मैन था उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, तो वो बताते हैं कि वो उसका फेस पूरा येलो पड़ गया, उसके ऊपर बहुत घाव है और उसकी बियर्ड भी बड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा, उसकी जो है दाढ़ी बढ़ चुकी है और वो यंग मैन है, पर ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है किसी ने, बहुत ज़्यादा उसको घाव दिए हैं। और जब सदाऊ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, तो उसे पता है कि क्या करना है, तो वो अपने फिंगर से वो घाव सोचने की कोशिश करता है कि कहाँ एग्जैक्टली लगा है। वो जहाँ फिंगर रखते हैं तो वहाँ से फ्रेशली जो ब्लड है उसका निकलने लगता है मैन का, और वो जो फाउंड करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बैक साइड पे कमर पे उसको एक घन का भी घाव है, जो पहले उसने रिपेयर करने की कोशिश की होगी पर किसी पत्थर के लगने के कारण या फिर किसी के पत्थर से टकराया होगा, तो वो वाउंड फिर से खुल गया है, रीओपन हो गया है और उसको फिर से ज़रूरत थी सबको भरने की। और हाउ ही इज ब्लीडिंग, हिना whispered again in the solemn voice. solemn means क्या होगा, सीरियसली वॉइस में कहती है कि ओहो इसको तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। The mist screamed them now completely, and at this time of day no one came by. The fisherman had gone home, and even the beachcombers would have considered the day at an end. अभी यहाँ पे बात की है इन्होंने कि जो फिशरमैन है वो तो कब के आके चले गए होंगे अपने घर, मतलब ये टाइम नहीं है उनका वापस आने का, तो ये फिशरमैन नहीं हो सकता है। तो उन्हें डाउट जाता है कि कौन है ये, तो ये वाइट पीपल है, ऊपर से फिशरमैन भी अभी इस टाइम पे जो है सी में नहीं जाते हैं, वो तो जल्दी ही वापस आ जाते हैं अपना काम करके ना। उनके ये कंफ्यूजन चल रहा है अभी, और जो ये मैन मिला है वो बहुत ही ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया और ऐसी हालत में मिला है और अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है। तो हमारी जो स्टोरी है बहुत ही बड़ी है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बाय लाइन टू लाइन। नाउ आगे की जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। आप घर पे ये स्टोरी रीड करते रहिएगा ताकि आपको जो कन्फ्यूजन हो वो भी सॉल्व हो जाए।